हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार और ये चल रही है अद्भुत बात कौशल के साथ एक सीरीज। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत बात कौशल के साथ सीरीज में हम एक और एपिसोड लेकर आ गए हैं। ये मजेदार टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपको भारतीय संविधान आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है भारतीय संविधान। जी हाँ, भारतीय संविधान का फ्रेमवर्क। जी हाँ, हमारे संविधान का फ्रेमवर्क आज हम आपको कराने वाले हैं। हम आपको आज बताने वाले हैं कि भारतीय जो संविधान है उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से भारतीय संविधान को पढ़ते हो तो आपको भारतीय संविधान को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको भारतीय संविधान को देखना है तो भारतीय संविधान को आप 3 भाग में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला तो अनुसूचियों का भाग, दूसरा जिसमें संविधान के प्रमुख भाग हैं, और तीसरा जिसमें आप संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को देखते हो। तो सबसे पहले जब आप संविधान को पढ़ना प्रारंभ करें तो आपको उसमें सबसे पहले अनुसूचियों को पढ़ लेना है। जब भारतीय संविधान बना था तो भारतीय संविधान में प्रमुख 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इन अनुसूचियों को हम क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं। अगर आप ऐसे करके इन अनुसूचियों को पढ़ोगे तो आपको कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भारतीय संविधान पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले 12 की 12 अनुसूचियों को समझ लेना है। जैसे पहली अनुसूची कहती है हमारा भारत का यानी कि संघ का क्षेत्रफल और राज्य का क्षेत्रफल, इसके विषय में जितनी भी जानकारी है वो अनुसूची 1 में दी गई है। अनुसूची 2 कहती है वेतन से संबंधित अनुसूची हमारी 2 है, जिसमें भारत के उच्च पदों से संबंधित यानी कि उनकी जो वेतन है वो कैसे दी जाएगी या उनकी वेतन कितनी होगी, इसका डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है। आगे अगर आप देखोगे तो तीसरी अनुसूची में दे रखा है भारतीय संविधान में यानी कि जितने भी बड़े बड़े पदों का जिक्र किया गया है उन उच्च पदों के लिए शपथ लोग खाते हैं। तो वो जो शपथ है वो शपथ कौन कौन सी, कौन सा अधिकारी खाएगा या कौन कौन सी शपथ वो ग्रहण करेगा, उस शपथ को ग्रहण करने के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आपका चौथी अनुसूची में दे रखा है सीटों का आवंटन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अद्भुत बात कौशल के साथ एक सीरीज में हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन किया था कि जो हमारा लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है, तो प्लीज आप देखिएगा। तो राज्यसभा में जो सीटों को आवंटन होता है यानी कि कितने राज्यों को राज्यसभा की कितनी सीटें मिलेंगी, वो पूरा का पूरा हमारा इसमें जिक्र किया गया है। अनुसूची 5 में जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि जनजातीय क्षेत्र कौन से होंगे और उनसे संबंधित अधिकारों के बारे में। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य के बारे में पूरी की पूरी व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से 4 राज्यों के बारे में बात की गई है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका मेघालय। आगे बात करें तो आपका अनुसूची 7 कहता है शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची आपका 8, इसमें हमारा भाषा को लेकर बात की गई है। अनुसूची 9 जिसमें भूमि सुधार, अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है, अनुसूची 11 ग्राम पंचायती राज और आपका अनुसूची 12 जो कि नगर पालिका से संबंधित है। तो इन अनुसूचियों को जब आप पढ़ लेंगे फिर आएंगे आप भारत के संविधान के जो प्रमुख भाग हैं। भारतीय संविधान जब बना था तो भारतीय संविधान में हमारे 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान समय में 25 भाग हैं। इनको आप देख लीजिएगा। जैसे भाग नंबर 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 4 यानी कि भाग 1 क्या कह रहा है और उसके अंदर अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है और फिर इससे संबंधित 4 अनुच्छेदों के बारे में आप पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपका भाग 2 क्या कहता है, नागरिकता के ऊपर बात करता है। वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पूरी की पूरी नागरिकता के बारे में वर्णन कर रखा है।
मौलिक अधिकार, जी हां, मूलभूत अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बता रखा है। और आपका भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेके 51 अनुच्छेद में हमारे दे रखे हैं। फिर आता है आपका भाग 4A, जो कि है हमारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, जो कि 51A अनुच्छेद के तहत आता है। और ऐसे ही आपका भाग 5 संघ से संबंधित, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक वर्णन करता है। फिर है आपका क्या, राज्य। राज्य के बारे में जितनी भी वर्णन किया गया है वो 152 से लेकर 237 तक हमारा वर्णन किया गया है। एक है आपका भाग 7, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग जो 7 है, ये हमारा अभी 7वें संशोधन के माध्यम से हटाया जा चुका है। आपको अगर ना पता हो तो हम कभी इसके ऊपर भी कोई लेक्चर लेकर आएंगे, वीडियो लेकर आएंगे, पॉलिटी भी हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान में जो भाग 7 है इसको हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आजादी, जब भारत आजाद हुआ था तो शुरुआत में भारत में, आज तो 28 राज्य हैं, उस समय पे 28 राज्य नहीं थे। उस समय पे सारे के सारे राज्यों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फिर भारत में कई सारे राज्य आए, वो 4 कैटेगरी के राज्य हट गए, तो उन्हीं से संबंधित है हमारा क्या, भाग 7। तो भाग 7 कहां से, अनुच्छेद 238 की बात करता है। आगे देखिएगा तो भाग 8 हमारा संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है, जो कि 239 से 242 तक है। फिर है आपका पंचायती राज, जो कि 243 से 243 ओ तक है। फिर आपका आता है भाग 9A, जो कि नगर पालिका से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 243P से लेके 243Z तक आप पढ़ेंगे तो आपको नगर पालिका की सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर है आपका भाग 10, SC और ST का क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, भाग आपका 10 में दे रखा है। अनुच्छेद 244 से लेके 244A तक की बात की गई है। भाग 11 कहता है संघ और राज्य के संबंध कैसे होंगे, इसके लेके हमारा किसके 245 से लेके 263 अनुच्छेद में बताया गया है। और आपका आता है अब भाग 12, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वित्त, संपत्ति और समुदाय और वाद विवाद कैसे इनका समाधान किया जाएगा। 301 से लेके हमारा 264 से लेके 300A तक हमारा इसका वर्णन किया गया है। आगे अगर हम बात करेंगे तो भाग 13, जो कि भारत के राज्यों के भीतर व्यापार और वाणिज्यिक और उसके हमारे समागम के बारे में चर्चा करता है, जो कि 301 से 307 तक अनुच्छेद में हमारा पूरा दिया हुआ है। अगर आप देखोगे भाग 14 को, तो संघ और राज्य के सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं वो भाग 14 के अंतर्गत आती हैं। और अनुच्छेद आता है हमारा 308 से लेकर 323। याद रखिएगा, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा UPSC, यानी कि आप PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फाइनली याद रखना पड़ेगा भाग 14 और अनुच्छेद याद रखना पड़ेगा 308 से लेकर 323 तक। भाग 14A में दे रखा है अधिकरण, जो कि आपका अनुच्छेद 323A से लेकर 323B तक की पूरी हमारी कहानी बताता है। भाग हमारा 15 में दे रखा है निर्वाचन, यानी कि चुनाव, जो कि आपका 324 से लेकर 329A तक का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, चुनाव के बारे में सारी बातें। और आपका भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भी किए गए हैं, और यह है आपका अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। आगे देखोगे तो भाग 17 राजभाषा के बारे में संबंधित है। अगर आप भारत की हिंदी जो भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा अगर समझते हैं या राष्ट्रभाषा समझते हैं, तो आपका ये थोड़ी सी गलतफहमी है। आप भारत में राजभाषा के बारे में क्या वर्णन किया गया है, ये आप भाग 17 को जाके पढ़ेंगे। और अनुच्छेद आप कौन सा पढ़ेंगे, भाग आपका 17, और इससे संबंधित जो आपका अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा भारत की राजभाषा के बारे में। और अब आता है आपका भाग 18, जो कि आपातकाल से संबंधित है, यानी कि 352 से लेके 360 तक कितने प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है भारत में, यानी कि राष्ट्रपति शासन, वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और भाग है आपका 19, जिसमें हमारा बात करता है प्रकीर्ण, और ये प्रकीर्ण हमारा संबंधित है कहां से,
361 से लेके 367 तक पूरा व्याख्या कर रखा है। भाग आपका 20 जो कि संविधान में संशोधन की बात करता है, यानी कि 368 अनुच्छेद देखोगे तो भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है और कितने प्रकार से होते हैं संशोधन, वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और भाग है आपका 21 जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंधों की बात करता है। अनुच्छेद 369 से लेके अनुच्छेद 392 तक, यानी कि 369 से लेके 392 तक ये पूरा का पूरा वर्णन करता है। अब आ जाइए अंतिम भाग आपका 22, जिसका पूरा का पूरा नाम क्या है? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन। ये अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक की बात करता है। जब भारत में संविधान बना था तो उस समय पे टोटल जो अनुच्छेद थे वो 395 थे और अभी लगभग 450 के लगभग हमारे अनुच्छेद माने जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आपको भारतीय संविधान को कैसे पढ़ना है ये मैंने पूरा का पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है। आप इस फ्रेमवर्क को देख सकते हैं, ये पूरा फ्रेमवर्क क्या है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और इससे आपको भारतीय संविधान पढ़ने में और समझने में काफी हेल्प होगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।